नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है क्योंकि हवा पढ़ नहीं सकती। इसे लिखा है स्वदेश दीपक ने। अभी अभी लाउड स्पीकर पर बताया गया है कि गाड़ी लगभग 2 घंटे लेट हो जाएगी। पास ही खड़े एक सैनिक अफसर ने बताया कि रास्ते में बड़े बड़े स्टेशनों पर जनता इन लोगों के स्वागत के लिए इकट्ठा हो गई है, इसलिए यहाँ पहुँचते पहुँचते इतनी देर हो जाना तो नेचुरल है। उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई। गाड़ी चाहे जितनी लेट हो जाए, उसे क्या। जिसे आना है वह इस गाड़ी में तो है ही नहीं। उसने स्वेटर बुनना बंद कर दिया, फिर उसे प्लास्टिक के लिफाफे में डाल दिया। जनवरी की निर्दय क्रूर हवा बेरोक टोक चल रही है। इतनी सारी भीड़ ने कई कागज, खाली लिफाफे प्लेटफॉर्म पर फेंक दिए। हवा इन्हें बड़े नियमित तरीके से एक दूसरी ओर उड़ाए लिए जा रही है। आगे आगे दौड़ते हुए कागज और सिर धुनते लिफाफे और उनके पीछे लगी जनवरी की निर्दय क्रूर हवा। सेना वालों ने प्लेटफॉर्म के सिरे पर काफी लंबा चौड़ा शामियाना लगाया हुआ है। लोगों को मुफ्त चाय और बच्चों को खाने की छोटी मोटी चीजें बंट रही हैं। वह इतनी देर से अकेली खड़ी है। सब आते जाते उसे देखते हैं, पल भर थमते हैं, सोचते हैं उससे बात करें। उसकी आंखों में बात करने का कोई संकेत नहीं मिलता। फिर चेहरों पर सहानुभूति बिछलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वह सोचती है, क्या उसे उत्सुक होने के, खुश दिखने के भाव चेहरे पर लाने चाहिए। फिर मन के अंदर जो सत्य है, सत्य का ज्ञान है, वह बरसता है, समझाता है, ऐसा मत करो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। उसे लगता है पास आकर कोई ठहर गया है। दो छोटी सी लड़कियां उसके पास आकर थम गई हैं। दोनों ने सिर पर लाल रंग की ऊन की बनी टोपियां पहन रखी हैं। ठंडी हवा लगने की वजह से उनके चेहरे बहुत लाल दिखाई दे रहे हैं। दोनों उसे देख रही हैं। वह जवाब में मुस्कुरा तक नहीं सकती। लड़कियां थोड़ा डर गई हैं। वे इस बात की अभ्यस्त दिखती हैं कि जो कोई भी उन्हें देखे वह मुस्कुराए, प्यार करे। उसे लगता है दोनों जुड़वा हैं। तभी एक लड़की पॉपकॉर्न का लिफाफा आगे बढ़ाकर बड़े ठीक ढंग से अंग्रेजी में कहती है, हैव सम। पहले वह सोचती है इनकार कर दे, फिर दो लंबी उंगलियां अंदर डालकर एक दाना निकालकर मुट्ठी में दबा लेती हैं। लड़कियां थोड़ी आश्वस्त लगती हैं। फिर एक बोलती है, प्लीज़ टेक इट इज़ स्टिल वार्म। वह मुट्ठी में बंद दाना मुंह में डाल लेती है। इनकार नहीं कर पाती। इन बच्चों को क्या पता कि जनवरी की हवा बड़ी निर्दय है। उससे क्या कुछ कहे जा रही है। साएं साएं करके सत्य की गेंद को उसकी ओर उछाले जा रही है। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। यह सच है। और वह थोड़ा सा परे हट जाती है। पिछले 1 साल से इस गेंद को पकड़ने से इनकारती रही है। तभी उन बच्चियों की माँ पास आ जाती है। आपको ये दोनों परेशान तो नहीं कर रही। वह सिर हिला देती है। उस औरत के चेहरे से उछल उछल कर शब्द जैसे बिखर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। इनके पिता आ रहे हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। युद्ध के आखिरी दिन उनका विमान क्रैश कर गया था। रावलपिंडी के रेलवे यार्ड पर आक्रमण कर रहे थे। रेड क्रॉस वालों ने मुझे सूचित किया है कि उनकी दोनों टांगें टूट गई हैं, वैसे ठीक जुड़ गई हैं। पता लगा है, बस थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते हैं। वह बात सुनकर आगे बढ़ जाती है। प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर भीड़ से परे खड़ी हो जाती है। अब उसने फिर से प्लास्टिक के लिफाफे में से स्वेटर निकाल लिया है। वह हवा की विरोधी दिशा में खड़ी है। जनवरी की निर्दय हवा का रेला सत्य की गेंदों को उछालता हुआ बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा का हाहाकार करती हुई गेंद उसके पास से गुजर जाना चाहती है। अचानक उसकी आत्मा में से दो लंबे हाथ बाहर निकले, आगे लपके, और उन्होंने इस गेंद को झपट कर पकड़ लिया। हवा उसके पास से गुजर गई। वह जानती है, अब इसी क्षण हवा के साथ यह आंख मिचौली का खेल खत्म हो गया। उसने हवा को मात दे दी, हरा दिया। झाड़ियों के पीछे छिपी बैठी स्मृतियां उछल उछल कर बाहर निकल रही हैं, सामने आ रही हैं। अंदर जो जंगल उगाया है, उसमें व्याप्त जो अंधकार है,
उसे लंबे लंबे नाखूनों से झाड़ियों से बाहर निकल आए जानवर तहस नहस कर रहे हैं, फाड़ डाल रहे हैं। और अचानक कंधेरे की बनी खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान हड़बड़ा कर गिर गए हैं, चूर चूर हो गए हैं। झाड़ियों के पीछे छिपे जानवर इन खिड़कियों से, रोशनदानों से, दोनों दरवाजों से बाहर भाग जा रहे हैं। अंधेरा महल खाली कर रहे हैं। जंग लगे स्प्रिंग की शक्ति छिन गई है, उनका हुक टूट गया है। झाड़ी से निकला पहला जानवर उसे क्षणांश के लिए घूरता है और छोटी सी छलांग लगाकर आगे बढ़ जाता है। डॉक्टरी पास करने के बाद उसकी इस गांव में नौकरी लगी थी। छोटा सा अस्पताल खोला गया था और यहाँ आने वाली वह पहली डॉक्टर थी। सरकारी जीप में उसका सामान निकाल कर बाहर रखा गया था और तो थोड़ी देर के बाद ही गांव की औरतें उसे देखने के लिए वहां पहुंच गईं। कितने हाथों ने कुछ समय में ही उसका सामान ठीक से अंदर लगा दिया। बड़े से घेरे की सुथन पहने एक बुजुर्ग औरत ने उसे प्यार से छूते हुए ऊंची आवाज में सब औरतों को, जिन्होंने रंग बिरंगी सलवारें पहन रखी थी, बताया था, क्यों जी, अपनी डॉक्टरनी तो बहुत सोहनी है। सब औरतों ने एक दूसरे को कुहनियाँ मारकर इस बात को ठीक कहा, खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे पता चल गया इस गांव में अब उसे कोई तकलीफ न होगी। इस प्रदेश में औरत का सोहना होना, सुंदर होना सबसे बड़ा गुण है, बाकी बातें बात की हैं। उसने तब स्टोव निकाल कर बाहर रखा था, चाय बनाना चाहती थी। तभी बड़ी सी सुथन वाली बुजुर्ग औरत, जो बाकी सब की मुखिया थी, जरा तेज स्वर में बोली थी, हैं, क्या करती हैं? तू अब रोटी शोटी पकाने के चक्कर में मत पड़ना। यह सरदारों का गांव है, यहाँ रोटी की कमी नहीं। तुझे बना बनाया खाना रोज मिलेगा। हाय हाय, देखो नी, यह मुलायम हाथ चूल्हे चौका करेंगे। उस बूढ़ी ने उसके हाथ सबको दिखाए। औरतों ने फिर एक दूसरे को कुहनियाँ मारी थीं, खिलखिलाकर हंसी थी और इतनी नंगी तारीफें सुनकर वह परेशान हो गई थी। शाम को वह बाहर बरामदे में बैठी थी, सामने के आंगन में कटीली झाड़ियों और जंगली घास के फैलाव को देख रही थी। तभी गांव के मर्द खेतों से लौटकर उससे मिलने आए। लंबी दाढ़ी वाले सरपंच ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर एक ने अंदर से चारपाई निकालकर बाहर बिछा दी। सब मर्द, जो पंचायत के सदस्य थे, अपने तहमत संभाल कर बैठ गए। तब सरपंच ने पूछा था, क्यों बीबा, किसी चीज की लोड़ तो नहीं? नहीं सरदार जी। ओए, यह सरदार जी क्या हुआ, सीधी तरह से चाचा बोल। बाकी मर्द ठीक है कहकर हंस पड़े थे। तब उसने अपने नए चाचा जी को बताया कि उसे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। सामने की झाड़ियाँ और घास कटवाकर अगर साफ करवा दी जाए तो वह शहर से फूलों के पौधे मंगवा कर लगवा लेगी। तब चाचा जी ने उसे डांट कर बताया था, वह क्यों शहर से फूल मंगवाएगी, वे खुद पौधे मंगवा कर लगवा देंगे। और दूसरे दिन ट्रैक्टर मंगवा कर वह आंगन साफ करवा दिया। जमीन में नल लग गया, वह हमवार कर दी गई और चाचा जी ने अपने हाथों से छोटे छोटे पौधे क्यारियों में लगा दिए। वह रात को सोई तो सोचती रही कि पौधे कब बड़े होंगे, फूल कब लगेंगे। लेकिन नहीं, सुबह उठी तो देखा कि सारी क्यारियां तहस नहस हैं। रात को शायद कुछ आवारा पशु छोटे छोटे पौधे खा गए थे। वह दौड़ती हुई चाचा जी के घर गई, सब कुछ बताया। चाचा जी ने उसी शाम ट्रैक्टर भेजकर 2 मील दूर शहर से कटीले तार मंगवाए और आंगन के चारों ओर रात को उस तार की बाउंड्री लग गई। गांव के बढ़ई ने एक छोटा सा गेट भी लगा दिया। चाचा ने अपने हाथों से फिर पौधे लगा दिए। 1 महीने के अंदर ही रंग बिरंगे छोटे छोटे फूल निकल आए। सारा आंगन जगमगा गया। औरतें पूजा के लिए फूल उससे मांग कर ले जाती हैं तो तोड़ कर देते हुए उसका दिल दहल जाता है। फिर एक दिन उसने नोट किया कि रात को बहुत से फूल गायब हो जाते हैं। चाचा जी को बताया। वे समझ गए बच्चों की शरारत है। उन्होंने गांव के मिडिल स्कूल के हेड मास्टर से रात को बातचीत की। सुबह स्कूल में प्रार्थना के समय उस पहलवान की तरह स्वस्थ हेड मास्टर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए घोषणा की थी, जो लड़का डॉक्टरनी के फूल तोड़ेगा उसे सारा दिन स्कूल में मुर्गा बनाकर खड़ा कर दिया जाएगा। फिर अपने हाथों से बड़ी सुंदर और खुश खत हिंदी पंजाबी में छोटा सा बोर्ड लिखा, यहाँ फूल तोड़ना मना है, और उसे डॉक्टरनी के आंगन में बिल्कुल फूलों के बीच एक ऊंचे डंडे पर कीलों से जड़कर लगा दिया। अब हर दिन हर महीने उसके आंगन में बसंत रहता है। बाहर गांव में खेतों में पतझड़ फैल रहा हो,
चाहे जाड़ों की बेरहम हवा। स्टेशन पर लगे लाउड स्पीकर पर फिर से घोषणा हो रही है कि गाड़ी 1 घंटे में पहुंच जाएगी। वह सत्य की गेंद को कसकर मुट्ठी में पकड़े हुए है। दूसरी झाड़ी के पीछे से फिर एक छोटा सा जानवर बाहर झांकता है। पल भर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और उस अंधेरे जंगल से बाहर निकल जाता है। खिड़की के रास्ते बाहर कूदा है ना, उसके पट अब भी हिल रहे हैं। उस शाम बड़े जोर की बारिश हो रही थी। अक्टूबर के महीने में बादलों के कारण इस अचानक वर्षा के अंधेरे की चादर उसकी छाती पर, आंगन पर और सारे गांव में फैल गई थी। बरामदे में रोशनी जलती छोड़कर वह अंदर कंबल लपेटे कविताएं पढ़ रही थी। अचानक बाहर का गेट खोलने की आवाज़ आई, फिर बड़े जोर से नीचे जमीन पर कुछ गिरा। वह बाहर निकली। गेट के पास फूल वाली क्यारी में एक मोटरसाइकिल गिरी हुई है। कोई इसे उठाकर सीधा करने की कोशिश कर रहा है। पहला एहसास उसे ही हुआ कि मोटरसाइकिल के नीचे दबकर फूलों के सारे पौधे टूट गए होंगे। उसे आंगन में आया देखकर उस आदमी ने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और लंबे कदम भरता हुआ उसके पास आया। गुड इवनिंग, आर यू अ डॉक्टर? उसने हाँ में सिर हिलाया। वह आदमी की छाती तक पहुंच रही है। वह कितना लंबा है। चेहरे पर दाढ़ी है जो काट कर छोटी हुई है। वर्षा के कारण सर के बाल माथे से चिपक आए हैं। वह सिहर गई। डाकू? फिर अपनी बेवकूफ़ी पर हैरान हुई। डाकू कहीं शरेशाम अकेले मोटरसाइकिल पर आते हैं? वह अब भी दब गए टूटे पौधों को देख रही है। मेरा नाम रंजीत है। जीटी रोड पर मोटरसाइकिल फिसल गई। शायद इसके गियर का तार टूट गया है। पता चला यहाँ गांव में एक डॉक्टर हैं। मोटरसाइकिल धकेल कर यहाँ लाया हूँ। शायद घुटने पर चोट आ गई है। उसने साथ वाले कमरे की डिस्पेंसरी खोली। वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। रंजीत ने जींस पहन रखी है, बहुत तंग है। वह उन्हें टांगों पर से ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि घुटना नंगा हो सके, लेकिन जींस आधी टांगों से ऊपर नहीं चढ़ रही है। उसने झुंझला कर कहा, जींस उतार दो, तभी मैं घुटने को देख सकती हूँ। नहीं, जींस नहीं उतार सकता। मैंने नीचे अंडरवियर नहीं पहने रखा। उसे लगा कि उसके चेहरे पर की दाढ़ी में कोई छोटी सी मुस्कान कौंधी, फिर छिप गई। उससे गुस्सा आ गया। मुझे इस तरह के घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। उस आदमी का चेहरा तन गया। बड़ी बड़ी आंखें पूरी खोलकर उसे देख रहा है। फिर धीमी आवाज़ में बोला, डोंट बी अ फूल डॉक्टर, मैंने सचमुच अंडरवियर नहीं पहना हुआ है। फिर रंजीत के पास पड़ी कैंची उठाकर घुटनों से जरा ऊपर जींस काट दी। घुटना बहुत सूज गया, जरूर फ्रैक्चर है। उसने छुआ तो एक झटके के साथ रंजीत ने टांग पीछे खींच ली। वह जानती है कि हड्डी टूट जाए तो छूने भर से कितना दर्द होता है। अब वह डर गई कि फ्रैक्चर का कोई केस उसने अभी तक नहीं किया। कोई बड़ी चोट लग जाए तो शहर के अस्पताल में वह मरीज को भेज देती है। रंजीत उसकी परेशानी समझ लेता है। आप क्या मिलिट्री हॉस्पिटल में फ़ोन कर सकती हैं? वे लोग एम्बुलेंस भेज देंगे। पर गांव में तो टेलीफोन है ही नहीं। हार्ड लक, देन यू कैन डू योर बेस्ट। उसने अलमारी खोलकर प्लास्टर की पट्टियाँ निकाली, फिर उन्हें पानी में डाल दिया। फिर उसे ख्याल आया कि थोड़ी देर के बाद बेहोश कर देने वाले टीका तो डिस्पेंसरी में है ही नहीं। ऐसे इंजेक्शन की जरूरत तो कभी पड़ी ही नहीं। इसी बीच रंजीत ने उसे बताया कि वह कैप्टन है। साथ की छावनी में ही उसका यूनिट है। राधा ने उसे टीका न होने की बात बताई। रंजीत ने पूछा कि क्या टीके के बिना बहुत दर्द होगा। उसने बताया कि बोन सेट करते समय असहनीय पीड़ा होती है। तब रंजीत ने उसका नाम पूछा। राधा। उसने कहा, अच्छा नाम है। फिर वह बोला, डॉक्टर राधा, आप बोन सेट कर दें, दर्द की चिंता मत करें। यह सोचकर उसे अजीब लग रहा है कि मरीज डॉक्टर को हौसला दे रहा है। उसने धीरे से घुटने पर उंगलियां फेरनी शुरू कर दी। रंजीत के शरीर में फैलती दर्द की सनसनाहट उसकी उंगलियां महसूस कर रही हैं। वह जोर से आंखें बंद किए कुर्सी के साथ सिर लगाकर तन कर बैठा हुआ है। उसकी उंगलियों ने टूटी हुई बोन को महसूस कर लिया है, तलाश लिया है। अब वह उंगलियों से दबाकर बोन सेट कर देती है। रंजीत के ललाट पर पानी की बूंदें चमक रही हैं। बारिश का पानी है या दर्द का पसीना? उसने आसपास देखा, तौलिया नहीं है। राधा ने अपनी बांह पड़े साड़ी के पल्लू से उसका पसीना पोंछ दिया। अब वह उससे बातों में लगाना चाहती है। कैप्टन, आपको फूल अच्छे लगते हैं? नहीं, इस बारे में सोचने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली। आप जानती हैं, हम लोग तो बड़े रफ होते। कैप्टन के वाक्य पूरा करने से पहले ही उसने घुटने की बोन को दबा दिया। हल्की सी थर्राहट उसने उंगलियों में महसूस की। बोन सेट हो गई।
रंजीत का पंजा उसकी बाहों में खूबती जा रही है, खूबती जा रही है। मैडम, यू डॉक्टर, डैम यू डॉक्टर, डैम यू। रंजीत की उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ रही है। उसकी बाह में खून का दौरा जो क्षण भर के लिए थम गया था, फिर से शुरू हो गया है। वह बहुत फुर्ती से भीगी हुई पट्टियां निकालकर उसके घुटने पर प्लास्टर कर देती है। अब रंजीत के शरीर में दर्द की लहरें दौड़ना कम हो गई हैं। वह राधा से माफ़ी मांगता है, इतने अशिष्ट और कठोर शब्द बोलने के लिए। राधा ने बिल्कुल बुरा नहीं माना है। वह चाय बनाकर ले आती है। कैप्टन, आपका आज ही अस्पताल में पहुंचना जरूरी है। एक्सरे एकदम ठीक होना चाहिए। पता नहीं बोन ठीक से जुड़ी है या नहीं। रंजीत कहता है कि ठीक है। उसे खुशी होती कि कैप्टन ने किसी तरह की कोई भावुक बात नहीं की, उसके काम पर तारीफ के रिमार्क नहीं दिए। उसने शाल ओढ़ी और चाचा जी को बुला लाई। चाचा जी ने उसी समय शहर के फौजी अस्पताल में खबर करने के लिए आदमी भेज दिया। खुद रंजीत के पास बैठ गए, बोले, पुत्र, बिल्कुल फिक्र न कर। हमारी डॉक्टर बीवा ने तेरा घुटना ठीक जोड़ा है, बड़ी समझदार है। फिर उन्होंने रंजीत से पूछा कि उसकी कौन सी रेजिमेंट है, क्या करता है। रंजीत ने बताया कि वह पैराट्रूपर है। चाचा जी के चेहरे पर न समझने वाला भाव है। रंजीत ने समझाया कि वह क्षत्रियों के द्वारा हवाई जहाज से कूदता है। युद्ध के दिनों में शत्रु के क्षेत्र में कूदकर वे सैनिक हलचल की टोह लेते हैं। चाचा जी ने कहा, शायद लड़ाई जल्दी लग जाएगी। इतने सारे रफूजी यहाँ आ गए हैं, क्या करें। लड़ाई तो होनी ही है, पर कोई चिंता नहीं, वाहेगुरु सच का साथ देता है। फौजी अस्पताल से एम्बुलेंस पहुंच गई है। सैनिक अर्दली बड़ी मुस्तैदी से उसे स्ट्रेचर पर डालते हैं, उठाते हैं, बाहर खड़ी एम्बुलेंस में उसे लिटा देते हैं। रंजीत राधा से कहता है, राधा, मुझे देखने आना। अस्पताल में पता चलेगा कि तुम इतनी बीमार डॉक्टर हो जितने तुम्हारे चाचा कहते हैं। दूसरे दिन वह अस्पताल गई, पता नहीं रंजीत को देखने अथवा बोन सेट करने के परिणाम को जानने के लिए। बोन स्पेशलिस्ट मेजर ने उसे बधाई दी, बोन बिल्कुल ठीक सेट हुई है। फिर उन्होंने कहा कि रंजीत लकी बास्टर्ड है। यह बात उन्होंने राधा को देख कर कही। या बोन जुड़ने पर या बोन ठीक जुड़ने पर वह उसे समझ न पाई। अब वह रोज़ शाम को उसे अस्पताल देखने जाती है। रंजीत का सैनिक अर्दली उसकी क्यारी में फूलों के नए पौधे लगा गया है। फिर उसने माँ को पत्र लिखकर बुलाया, रंजीत से मिलवाया। 3 हफ्तों के बाद रंजीत का प्लास्टर खुल गया। वह गांव आया। चाचा जी के घर में रंजीत और राधा की मंगनी हुई है। राधा के पिता नहीं है, इसलिए चाचा जी अब बापू बन गए हैं। उन्होंने राधा को कठोर हिदायत दी है कि आगे से वह बापू कहकर पुकारा करे। लाउड स्पीकर पर घोषणा हो रही है। गाड़ी आधे घंटे में पहुंच रही है। हवा अब उसके पास नहीं आ रही, क्योंकि अब राधा उससे डरती नहीं है। अंदर जो अंधेरा महल है, उससे हलचल हो रही है। अंधेरे के वासी उसकी आत्मा को मुक्त कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। युद्ध आरंभ हो चुका है। रंजीत फ्रंट पर चला गया है। अब रात को राधा बापू के घर सोती है। बापू, उसकी पत्नी और वह ट्रांजिस्टर के पास ही बैठे रहते हैं। वह 13 दिसंबर की रात थी। वे शत्रु रेडियो स्टेशन पर समाचार सुन रहे थे। घोषणा हो रही है, कैप्टन रंजीत और उसके साथी लेफ्टिनेंट गिल युद्धबंदी बना लिए गए हैं। वो उठ जाती है। वह मुंह पर रजाई ओढ़कर लेटी है। बापू पास चारपाई पर बैठे हैं। वे आंसुओं से धुले चेहरे पर हाथ फेर रहे हैं। न रो पुत्र, न रो, सब ठीक हो जाएगा। लड़ाई बंद होगी, रंजीत वापस आ जाएगा। अब वह सारा दिन ट्रांजिस्टर के पास बैठती है। दूसरे दिन पाक रेडियो पर समाचार आता है कि कैप्टन रंजीत पकड़ते हुए जख्मी हो गया था। वह मर गया है। उसे युद्धबंदी बनाने का समाचार गलत था। बापू ट्रांजिस्टर बंद कर देते हैं। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से भीग गई है। वो राधा को बाहों में भरकर जोर जोर से रो रहे हैं, लेकिन राधा चुप है। रंजीत के मरने की खबर गलत है। अभी कल ही तो उसके युद्धबंदी बनने का समाचार आया था। बापू ने घर अखंड पाठ रखवा दिया है। सारा दिन गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा जाता है। सफ़ेद कपड़े, सिरों पर दुपट्टे ओढ़, आंखें बंद किए गांव की औरतें सिर झुकाए बापू के घर बैठी रहती हैं। राधा दिन को अस्पताल में काम करती है। फूलों की देखभाल भी बदस्तूर जारी है। रंजीत के रेजिमेंट के कर्नल का शोक पत्र भी आ गया है, लेकिन वह जानती है कि रंजीत मरा नहीं है, युद्धबंदी हो गया है। उसने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस वालों को पत्र लिखे। जवाब आया कि उन्होंने सारे युद्धबंदी शिविरों से पता लगा लिया है। कैप्टन रंजीत कहीं नहीं है। ही मस्ट बी डेड। गांव में मौसम बदलते रहे, पतझड़ आता रहा, लेकिन राधा के आंगन में सारे साल बसंत चहलकदमी करता रहा। फूल खिलते रहे, पतझड़ से बेखबर।
आज युद्धबंदी लौट रहे हैं। वह दिल्ली स्टेशन पर आई है। अपनी आंखों से देखेगी। चाहे कल अखबार में लौटने वालों की जो सूची छपी थी उसमें रंजीत का नाम नहीं था, लेकिन लेफ्टिनेंट गिल लौट रहा है। वह रंजीत के साथ पकड़ा गया था। कुछ बताएगा। वह उसे जानती है। रंजीत के साथ एक बार गांव आया था। गाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई है। भीड़ की प्रतीक्षा का बांध टूट गया है। लोग गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहे हैं। खिड़कियों से चेहरे बाहर झांक रहे हैं। हाथ हिल रहे हैं। वो अपने स्थान पर खड़ी है। उसे पता है इस गाड़ी से कोई नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद उसे लगता है कि कोई पास आकर रुक गया है। वह सर उठाकर देखती है। एक आंख कपड़े के काले टुकड़े से ढकी हुई है। आपने पहचाना नहीं? मैं गिल हूँ। आंख में गोली लग गई थी, इसलिए आई पैच लगा रखा है। गिल उसे बाहें थाम कर फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में ले आया है। वेटिंग रूम बिल्कुल खाली है। वह रंजीत के बारे में पूछती है। गिल बताता है कि पहले दिन की घोषणा ठीक थी। वह और रंजीत दोनों शत्रु की सीमा में घायल होकर पकड़े गए थे। फिर रंजीत लौटा क्यों नहीं? गिल चुप है। वह कठोर आवाज में कहती है, लेफ्टिनेंट गिल, मैं सच बात जानना चाहती हूँ, प्लीज़। गिल बोलना शुरू करता है। शब्द उसके मुंह से निकलते हैं। बाहर आते ही वे शब्द छोटी छोटी आकृतियाँ आकार धारण कर लेते हैं। वे शब्द रंजीत की, गिल की, शत्रु सेना के मेजर की और संगीनधारी शत्रु हवलदार की आकृतियों में बदल जाते हैं। शत्रु मेजर इनसे पूछताछ कर रहा है। इंटेलिजेंस का मेजर है। भारतीय सेना की गतिविधि जानता है। दोनों अपना नाम और नंबर बताने के बाद किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। मेजर 2 घंटे से इनसे सवाल कर रहा है। पिछले 2 घंटों से वे दोनों चुप हैं। गिल की आंखें फूट गई है। उस पर खून जम गया है। रंजीत की दोनों टांगें ग्रेनेड से जख्मी हो गई हैं। वह उठकर खड़ा नहीं हो सकता। मेजर को अब गुस्सा आ रहा है। वो हवलदार को कुछ संकेत करता है और हवलदार आगे बढ़कर संगीन की नोक हल्के से गिल की घायल आंखों में चुभो देता है। एक चीख बुलंद होती है, नो यू कांट डू दिस। रंजीत में पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई है। वह खड़ा हो गया है। उसने एक लंबा कदम उठाया है। मेजर के मुंह पर उसका मुक्का पूरे जोर से पड़ा है। मेजर नीचे गिर गया है। उसके मुंह से खून निकल रहा है। शत्रु हवलदार बिजली की तेजी से आगे झपटता है। संगीन चमकती है। खच की आवाज आती है और संगीन रंजीत की गर्दन के आर पार हो जाती है। रंजीत वहीं उसी समय मर जाता है। दूसरे दिन इस हत्या पर पर्दा डालने के लिए रेडियो पर उसके घायल होने और मरने का समाचार आता है। गिल बोलना बंद कर देता है। शब्द मर जाते हैं। सारे आकृतियाँ, सारे आकाश दबे कदमों से बाहर चले जाते हैं। उसकी आत्मा के दरवाजे से आखिरी स्मृति दबे पांव बाहर निकलती है। अब वहाँ कुछ नहीं, न अंधेरा, न झाड़ियाँ, न यादों के पशु झाड़ियों में छिपे हुए हैं। है तो केवल साफ सपाट बेजान उजाला। अंधेरे का जंगल जो 1 साल में उग आया था, सब गायब हो गया है। वह बस से घर लौट आई है। पहुँचते पहुँचते रात हो गई है। वह सीधे अपने घर गई। बापू से कल मिल लेगी। उसने ताला खोला। अंधेरे ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। उसने लाइट जला दी। अंधेरा चुपचाप बाहर आंगन में जाकर बैठ गया। वह लेट गई है। खिड़कियों दरवाजों पर दस्तकें हो रही हैं। तेज हवा चल रही है। फिर किसी पूर्व सूचना के बिना ही झटके के साथ बारिश शुरू हो गई है। बारिश तेज है तो हवा उससे भी तेज। पानी की बौछारों को हवा अपने पंखों से उठाती है और फिर बड़ी बेरहमी से दीवारों के साथ, दरवाजों के साथ, खिड़कियों के साथ पटक देती है। पानी सर धुन रहा है, लेकिन हवा बेरहम है। 2 घंटे बाद वर्षा और हवा द्वंद्व युद्ध कम होता है, कमजोर पड़ता है। हवा ने पानी को पछाड़ दिया है। तभी बाहर का गेट खोलने की आवाज़ आती है। वह झपट कर उठती है। बाहर निकलकर बरामदे की लाइट जलाती है। गेट पर कोई नहीं। हवा जाते जाते गेट का कुंडा खोल गई है। वह चारों तरफ देखती है। हवा ने फूलों के सारे पौधे तहस नहस कर दिए हैं। छोटे छोटे पौधे, टहनियाँ जमीन पर लेटी हुई हैं। बड़े से डंडे पर लगा बोर्ड नीचे गिर गया है, जिस पर लिखा हुआ था, यहाँ फूल तोड़ना मना है। फूल टूटने पर, तहस नहस होने पर उसे कोई गुस्सा नहीं आता। हवा बेचारी का क्या कसूर? उसे क्या पता कि यहाँ फूल तोड़ना मना है। यह सूचना और बोर्ड उसके लिए अर्थहीन है, क्योंकि हवा पढ़ नहीं सकती। धन्यवाद।